हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है कंफर्म कर दीजिए, देन वी शैल स्टार्ट द क्लास। तो आज हम लोग जो सर आपका एडिटोरियल एनालिसिस देख रहे हैं, ये ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, तो ये जो एनालिसिस है ये आपका 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक के बीच है। एक मिनट रुकिएगा। तो सर अभी एक्चुअली कुछ दिनों से, अभी जैसे आप कह रहे होंगे सर 1 से 3 अप्रैल का आप डिस्कस कर रहे हो, अभी तो इतना टाइम हो गया है। तो डिले होने का रीजन यही है क्योंकि अभी और भी हमारे एंगेजमेंट्स हैं। एपीपीएससी का भी कोर्स लॉन्च होने वाला है, उसके लिए भी अभी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, तो इस वजह से एनालिसिस के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो पाता है। लेकिन हाँ, बट स्टिल मैंने अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो ये मैं कंप्लीट करूंगा। मैंने पहले भी कहा था सर ये एनालिसिस आपका डिले हो सकता है लेकिन रुकेगा नहीं। आपने इसको इतना प्यार दिया, आपने इसको सपोर्ट किया, आप इस पे अभी रिलाई भी करते हैं, तो इस वजह से ये एनालिसिस मैं बंद नहीं करूंगा। बट हाँ, उसकी मैं थोड़ा सा आपसे पहले माजरत करता हूँ, पहले मैं अपोलोजाइज करता हूँ क्योंकि इतना आपका थोड़ा सा ये जो डिले हो गया है। क्योंकि अभी आपको उसी डेट में मिल जाना चाहिए तो जिस डेट में आपका पेपर आ रहा है। लेकिन इसको भी मैं मतलब 2-2 3-3 दिन के न्यूज एनालिसिस एक साथ अपन उठा के इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। फिर अपना जो ट्रैक था वो वापस चलता रहेगा एज इट इज जो चल रहा है। इसी वजह से मैंने इसको अराउंड 26 फरवरी से स्टार्ट किया था। उसके बाद किसी दिन का न्यूज एनालिसिस मैंने नहीं छोड़ा है, कंटिन्यूसली ये आपका चल रहा है। अगर एक ऑप्शन ये भी था कि सर अब जो छूट गया आगे से कंटिन्यू करो, नहीं सर, वो फिर एक हैबिट बन गई तो वो गलत हैबिट बन जाएगी। अब अगर हमने एनालिसिस शुरू किया है तो उसको हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है ना? तो बस थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हाँ, मैं इसको बहुत तेजी से आगे कवर अप करवा दूंगा, ठीक है सर। चलिए, तो ऑडियो वीडियो क्लियर का कंफर्मेशन दे दीजिए, देन वी शैल स्टार्ट इट। वालेकुम सलाम तागम जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो चलिए, तो देखो सर, न्यूज एनालिसिस में हम लोग सिर्फ वही न्यूज डिस्कस करेंगे जिसका आपके एग्जामिनेशन से कोई लेना देना है। इसमें हमने 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, सर तीन तीन न्यूज़पेपर का अगर आप डिस्कस कर रहे हो, क्या आप कोई पॉइंट मिस करोगे? नहीं सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कोई मिस नहीं करेंगे। जो भी न्यूज आपके एग्जाम से रेलिवेंट है, जो भी न्यूज में कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सब हम इसमें आपका डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं लगेगा जो आप कहें कि सर आपने मिस कर दिया है, ठीक है? तो अब देखो, ये आपका जो अरुणाचल टाइम्स है, इसमें जरूरी नहीं कि हर दिन ऐसी न्यूज आती है जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट हो। कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाती है, कभी कभी उतनी नहीं आती है। जैसे इसमें 3 अप्रैल में अगर मैं देखूं, सिर्फ एक न्यूज मुझे काम की लगी, बाकी नहीं लगी, ठीक है? तो तीनों दिन में जो इम्पोर्टेंट न्यूज हैं, एडिटोरियल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसको हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आपकी एक न्यूज आई थी, वेरिफिकेशन ड्राइव फॉर आयुष्मान कार्ड। एक मिनट। ओके सर, हाँ जी। हाँ, तो ये न्यूज थी सर, वेरिफिकेशन ड्राइव फॉर आयुष्मान कार्ड। तो इस न्यूज का वैसे तो उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके बारे में आपका जानना जरूरी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट की वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंस स्कीम आप कह सकते हो आयुष्मान भारत, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दुनिया की सबसे बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है? तो इसमें जो पुअर फैमिलीज हैं, ठीक है ना, उसको गवर्नमेंट
5 लाख पर फैमिली का क्या प्रोवाइड कर रही है सर, पैसा प्रोवाइड कर रही है फॉर देयर सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है, जैसे मान लो आपको फीवर हो गया, तो फीवर में तो सिंपल आप मेडिसिन लोगे, वो आपका प्राइमरी केयर में कवर हो जाएगा। लेकिन मान लो आपको थोड़ी सी हैवी बीमारी होगी, मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो फिर उसमें वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट चलेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी की बात आ गई, मान लो किसी को कैंसर हो गया, ठीक है, तो वो टर्शरी केयर में आ जाएगा। तो जो सेकेंडरी केयर और जो टर्शरी केयर है, यानी मान लो किसी का ऑपरेशन हो गया या बड़ा खर्चा आ गया, तो उसमें गवर्नमेंट 5 लाख, एक फैमिली का 5 लाख तक का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, ये इस स्कीम में बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें आपका सर्जरी, मेडिकल और जो डे केयर ट्रीटमेंट है, दवाइयों का कॉस्ट, ये सब इसमें आपका कवर होगा। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसका नाम है आयुष्मान कार्ड। तो यहाँ पर वही आयुष्मान कार्ड की वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चल रही है, तो इसलिए ये न्यूज आई थी। अब सर ये बनता किन लोगों का है, तो देखो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक डेटा उठाया है, जो हमारे पास जो लास्ट सेंसस हुआ था, लास्ट सेंसस के हिसाब से गवर्नमेंट के पास एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा है, जिसके हिसाब से सरकार के पास डिटेल है कि देश के 2% सबसे गरीब परिवार कौन से हैं। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट इस डेटा को यूज करके उनको आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड कर रही है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अच्छा बताओ कौन सी बॉडी, गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट, ये कौन सी अथॉरिटी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हैंडल कर रही है। तो वो नाम आप ध्यान रखेंगे सर, वो नाम क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो उसको कौन चला रहा है, उसको कौन मैनेज कर रहा है, इट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानना जरूरी थे रिगार्डिंग दिस न्यूज। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी सर क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, कोई डाउट होने से बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सर लाइव ये आपका मैं क्लास ले रहा हूँ, वैसे तो रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करता हूँ उसकी, लेकिन हाँ आज मैंने सोचा कि कुछ चलो इसके जो लेक्चर्स हैं वो हम लाइव में भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको कोई डाउट हो, आपको कोई इसमें बात अपनी कहनी हो, तो आप लाइव इंटरेक्शन में वो अपनी बात रख सकते हो, ठीक है ना सर। तो इस वजह से मैंने ये आपका क्लास जो है लाइव करवाई है, ठीक है सर। तो इसमें आप इंटरेक्ट जरूर करिए सर, आपको जो भी कहना है नहीं कहना है इसमें, वरना सर लाइव से कोई फायदा नहीं है, उससे बेटर होगा रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो लाइव क्लास का सर कोई मतलब नहीं बचता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। नेक्स्ट न्यूज इज नागालैंड गवर्नमेंट अर्जेस ENPO नॉट टू एब्सटेन फ्रॉम लोकसभा पोल्स, ठीक है। तो आपका ENPO देखो अभी क्या है, नागालैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है ENPO क्या है सर, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। उनका एक्चुअली डिमांड रहता है एक अलग स्टेट का, वो चाहते हैं कि नागालैंड में भी जो ईस्टर्न साइड के डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, किफिरे, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शमातोर, आपका यूनसा, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट के लेके वो डिमांड करते हैं कि एक सेपरेट स्टेट बने, क्योंकि ये 6 डिस्ट्रिक्ट ज्यादा अंडर डेवलप्ड रह गई हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, तो यहाँ पर उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं होता। तो वो चाहते हैं ये ईस्टर्न नागालैंड के कुछ ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, इनको मिलकर एक सेपरेट आपका क्या बने, स्टेट बने, ठीक है। उनका उसका नाम भी वो बोलते हैं FNT, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी, ठीक है। तो वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी डिमांड रखी थी, उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि भैया अगर नहीं करोगे तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और वही हो रहा है सर। वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की, तो उन्होंने कहा हम लोकसभा के पोल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जो नागालैंड की गवर्नमेंट है वो कह रही है करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं करेंगे सर, ठीक है। चलिए तो ये आपका मेरे को यहाँ पर ENPO के बारे में आपको बताना था। ENPO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है नागालैंड की जो डिमांड करती है कि ये जो 6 नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट है इनका एक सेपरेट स्टेट बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एक एडिटोरियल है, चेंज NEP स्ट्रेटेजीज, ठीक है। नेक्स्ट एडिटोरियल किससे रिलेटेड है, चेंज NEP स्ट्रेटेजी।
तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे तो सर आपको नहीं दिख रहा होगा क्या लिखा क्या नहीं लिखा, इसीलिए इसका कंटेंट मैंने क्या करा है अलग स्लाइड्स में लिखवा दिया है। ठीक है, तो ये सारा जो कंटेंट है यहाँ आपका मैंने हाईलाइट कर दिया। जो दो चार पॉइंट मुझे लगा मतलब उनकी जरूरत नहीं है तो उनको एलिमिनेट भी कर दिया, फालतू में बर्डन बढ़ता है। तो ये सर सबसे पहले तो समझ लो ये एडिटोरियल है किससे रिलेटेड। अभी रिसेंटली आपने अगर शायद न्यूज वगैरह में देखते हो है ना, तो आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आपका रिपोर्ट आई थी। तो उसने ये कहा था कि मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसमें मेजॉरिटी लोग कौन है, यूथ है। तो यानी हमारा जो यूथ है वो मेजॉरिटी बेरोजगार है, ऐसा आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था। तो यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने इसको एनईपी से जोड़ा है, यानी उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास इतनी बेरोजगारी क्यों है, तो उसका एक रीजन एजुकेशन की भी कमी है, जो एजुकेशन की पॉलिसीज में कमी रह गई गवर्नमेंट की तरफ से वो भी है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो आईएलओ ने बातें करी हैं, क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो ये सारी चीजें आपके इस एडिटोरियल में कवर है। ठीक है सागन जी, मेरे ख्याल से आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी वो इस कॉन्टेक्स्ट में तो मैच नहीं कर रहा है, तो बराए मेहरबानी पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वो हम बाद में भी कर लेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम से लेने देना भी नहीं है कि कहाँ कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। द इकोनॉमी रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट टू एड्रेस द चैलेंजेस एज हाईलाइट बाय द आईएलओ एंड ऑफिशियल इंडिकेटर। देखो आईएलओ ने मतलब काफी कुछ कहा है कि इकोनॉमी के रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है ना, तो उसमें जॉब्स को कंसर्न करते हुए काफी बड़ी बात बोली गई है। साथ ही साथ हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें जो 31% डिक्लाइन हुआ है। एफडीआई बोले तो जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑथर कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो बेरोजगारी है, एफडीआई घट रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और भी बड़े बड़े फिगर्स गवर्नमेंट बना रही है, जैसे अभी एक डेटा आया था कि 5% गरीबी रह गई। तो ये चीजें मैच नहीं कर रही है सर, ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है। आईएलओ कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है। स्टॉक मार्केट अभी अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुत तेजी से राइज करा, तो उसमें भी ये कहा गया कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसलिए स्टॉक मार्केट राइज कर रहा है। लेकिन अचानक से एफडीआई तो नहीं गिर सकता सर, अचानक से एफडीआई तो नहीं गिर सकता कि पहले एकदम से राइज करता है, ठीक है, फिर अचानक से गिर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सर मार्केट में जो पैसा आ रहा है वो शॉर्ट टर्म के लिए आता है। यानी एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि देखो शेयर मार्केट बढ़ रहा है मतलब कंट्री में पैसा आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं अचानक से वो पैसा गायब भी हो जाता है। तो अगर वो पैसा लॉन्ग टर्म में आता है तो इतनी तेजी से नहीं निकलता। देखो जो इन्वेस्टमेंट आती हुई है फॉरेन कंट्री से वो दो तरह से आती है, एक लॉन्ग टर्म में एक शॉर्ट टर्म में। जो लॉन्ग टर्म है उसे जनरली एफडीआई कहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म वाली है उसको एफआईआई कह देते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है इसमें जनरली कोई कंपनी सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करती, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो पार्टनरशिप भी करती है, उनको अपनी टेक्नोलॉजी भी देगी, है ना, उसमें इन्वॉल्व भी होगी। ठीक है, अगर कोई कंट्री लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करती है तो वो अपनी इनपुट भी देती है, अपने रिसोर्सेज भी देती है, अपने आइडियाज भी देती है। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो आइडियाज वगैरह नहीं देगी, वो बस पैसा डाल के छोड़ देगी, बाकी वो कंपनी जाए। जैसे हम लोग जो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, मान लो आज गए हमने, कोई कंपनी है भारत की गेल, उसके स्टॉक खरीद लिए, तो हमने पार्टनरशिप नहीं करी सर, गेल को हम जाके डील नहीं करेंगे कि हमने उसके पार्टनर है तो हम उसका काम भी संभालें। हम सिंपल क्या है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके शेयर बढ़ते रहेंगे, अदरवाइज हम शेयर निकाल लेंगे। तो ये कहलाती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है फॉरेन से तो वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म होता तो इतनी तेजी से आपका जो
ड्रास्टिकली आपका शेयर मार्केट गिरा है वो ना गिरता। ठीक है, यूएनसीटीएडी की स्टडीज है जो मतलब वो कहती तो है कि भाई इंडिया का मार्केट अच्छा है, उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन मसला क्या है, एक्चुअल फ्लो देखने को नहीं मिलता। मतलब कहा तो जा रहा है इंडिया का मार्केट अच्छा है, इंडिया में बिजनेस करना अच्छा है, लेकिन एक्चुअल फ्लो हो नहीं पा रहा है जो एक्सपेक्ट है। और साथ ही साथ इंडिया में जो बढ़ रही इनइक्वालिटी है वो भी लोगों का कंसर्न बना हुआ है। अगर आप इस टाइम इंडिया में देखो तो इनइक्वालिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी एक सेक्शन है अमीरों का जो बहुत तेजी से राइज कर रहा है, जिसकी वजह से जीडीपी राइज आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको इकोनॉमी में राइज देखने को मिलेगा। लेकिन एक सेक्शन गरीबों का भी है, वो राइज नहीं कर पा रहा है। उसकी जितनी इनकम बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही है। एक रिपोर्ट भी आई थी 2022 में, द इनइक्वालिटी रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ये रिपोर्ट निकाली थी। एक सर्वे होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सर्वे है पीएलएफएस, ध्यान रखिएगा। तो पीएलएफएस के बेसिस पे एक रिपोर्ट आई थी इनइक्वालिटी रिपोर्ट। वो तो यहाँ तक कह रही कि सर अगर किसी की मंथली सैलरी 25,000 है ना इंडिया में, तो वो इंडिया की टॉप वेजेस में आता है। तो ये सोचो कितनी चौंकाने वाली बात है कि अगर किसी की मंथली सैलरी टॉप 25,000 है तो वो टॉप वेजेस में आता है इंडिया की। यानी सोचो बाकी लोगों की क्या हालत होगी। आईएलओ तो क्लियर बोलता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, वो सिर्फ मार्केट पे नहीं छोड़ा जा सकता। वरना गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई मार्केट अच्छा चलेगा नौकरी मिलेगी, नहीं अच्छा चलेगा नहीं मिलेगी। तो सिर्फ मार्केट पे एम्प्लॉयमेंट को नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये किसका कहना है, आईएलओ का कहना है। दूसरा, अब जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीजें बन रही हैं, वो हो गई है सर अब कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि हमने क्या है उसमें पैसा डालना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी मशीन लगा दी, अब लेबर रिक्वायरमेंट उसमें कम हो गया। देखो एम्प्लॉयमेंट अगर आपको बढ़ाना है, सीधा सा फंडा समझो, अगर एम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखना है, तो आपको जो इंडस्ट्रीज बढ़ानी पड़ेगी वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। यानी सॉरी, जहां पर ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। लेकिन अभी जो इंडस्ट्रीज हो गई है वो कैपिटल इंटेंसिव हो गई है। कैपिटल इंटेंसिव बोले तो वहां पर उन्होंने क्या करा, बड़ी बड़ी मशीन्स लगा दी, ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेशन में बहुत तेजी से काम हो जाता है, तो वहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई। ठीक है, जहां पर मान लो 100 लोगों को लगा के काम हो रहा था, वहां पता चला 2 लोगों से ही काम हो जा रहा है। तो ये इंडस्ट्रीज होगी कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पर हैवी मशीन्स, ऑटोमेटेड मशीन्स लगा दी, लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो इस वजह से भी बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा। ठीक है, तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यही एक रीजन है। आप देखो कि गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में काफी इन्वेस्ट कर रही है, ताकि कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो इंडिया की यूथ प्रोफाइल है वो तो सर एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। जो share of youth who are not in employment, education and training has averaged 29.2%। ठीक है, यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट में, यानी सब कॉन्टिनेंट में जैसे इंडिया, मलेशिया, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे कंट्रीज अगर मिला दो तो सबसे ज्यादा यूथ में बेरोजगारी हमारे पास है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 29.2%, हाईएस्ट इन द सब कॉन्टिनेंट। ये बड़ी चिंता की बात है। एक तरफ तो सर हम ये भी कह रहे हैं हमारा जो यूथ है एजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है, यानी लोग बीटेक डिप्लोमा करे हुए नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री कह रही है कि भाई स्किल जॉब्स की शॉर्टेज है। ठीक है ना, जो स्किल जॉब्स है उसकी शॉर्टेज है, यानी वो भले डिप्लोमा करें, आईटीआई करें, लेकिन उनकी जो स्किल रिक्वायर्ड है उसकी जरूरत ही नहीं है उनके पास। यानी इससे पता चल रहा है सर कि उनकी रिक्वायरमेंट ये सब नहीं है, अभी उनको उनके पास उतना स्किल्ड काम नहीं है। किसी ने इंजीनियरिंग की है डिजाइनिंग में, तो डिजाइनिंग का सर उनके पास काम ही नहीं है। यानी एक तरफ एजुकेशन और एक तरफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें कोई लिंक ही नहीं है। कॉलेजेस बीटेक करा रहे हैं लेकिन वो चेक ही नहीं कर रहे कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। जो डिमांड है वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। 10 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इंडस्ट्री 10 साल आगे निकल चुकी है। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में एक टूटा हुआ लिंक है जिसे जोड़ने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप।
हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ऑलराइट, ठीक है सर। आगे में देखते हैं, आगे ऑथर ने क्या कहा। आगे ऑथर कह रहे हैं कि सर एक बड़ा सोसाइटी का यूथ ऐसा है जो जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड है। ये चीज आपने देखी भी होगी कि बहुत सी जगह क्या होता है कि मान लो एक पियोन की नौकरी निकली है, बट वहां पर लोग जो पीएचडी करे हुए हैं, जो बीटेक करे हुए हैं, जो एमबीए करे हुए हैं, उनकी भीड़ है सर। वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जबकि वो ओवर क्वालिफाइड है। यानी जो हमारे क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए स्किल्ड नौकरियों की ही कमी है, जिसकी वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो वो इधर उधर फिर अप्लाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए कुछ तो करेगा सर। तो ये एक तरीके से ये भी शो कर रहा है कि सर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस हद तक फेल हुआ है। अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रही है वो सर इस पे वर्क कर रही है, दैट स्ट्रेस ऑन एन एक्सटेंडेड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स एंड हाई क्वालिफिकेशन ऑफ पीएचडी। ठीक है, तो यानी एक जो आपका डिग्री कोर्स है ना, जो आपका मतलब बैचलर्स का कोर्स है, तो वो मतलब करीब 4 साल का रहेगा, जिसमें आपको डिटेल में स्किल के साथ चीजें सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये चलो। अब आता है मेन पॉइंट। देखो, अगर आप लोग मेंस एपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेंस आंसर राइटिंग में कुछ आपके पास पॉइंट अलग से लिखे होने चाहिए जो जनरल है, जो कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। जैसे ये जो लाइन है ना, ये लिख लेना सर। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी आंसर में आपका काम आ जाएगा। जैसे मान लो कहीं पर भी सवाल आता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि आईएलओ ने कहा था कि देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें 5 चीजों पे काम करना चाहिए। वो 5 चीजें क्या है? जॉब क्रिएशन प्रमोट करो, यानी ऐसे काम करो कि मान लो आप कंस्ट्रक्शन का वर्क बढ़ा दो, ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपने क्या करा? जॉब्स क्रिएट करे। एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करो, ठीक है ना, यानी उनके प्रॉपर वर्क आवर्स होने चाहिए, उनकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज को ठीक करो। जैसे मार्केट में क्या है, विमेन को सैलरी कम मिलती है, मेन को ज्यादा मिलती, तो इनइक्वालिटी कम करो। स्ट्रेंथनिंग स्किल्स एंड एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज, मतलब आपकी जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसको मजबूत करो। जैसे गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई स्किल्स इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो इस तरह की एक्टिविटीज करो। लेबर के लिए पॉलिसीज इंप्रूव करो। फिर ब्रिजिंग द नॉलेज डेफिसिट्स ऑन लेबर मार्केट पैटर्न्स एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, यानी इस चीज का खास ध्यान रखो कि भाई मार्केट को रिक्वायरमेंट क्या है और आप बच्चों को ट्रेन किस चीज के लिए कर रहे हो। खास तौर से जो स्किल्ड कोर्सेज होते हैं जैसे डिप्लोमा वाले, तो आप ये देखो मार्केट में जरूरत किस चीज की है और आप ट्रेनिंग किस चीज की दे रहे हो। मतलब पता चल रहा मार्केट में विंडोज 12 चल रहा है, आप आज भी कॉलेज में विंडोज 95 पढ़ा रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए सर। जैसी मार्केट में डिमांड है एजुकेशन भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। एनईपी जो अभी नई पॉलिसी आई उसमें भी इन सब बातों पे फोकस नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। यानी अभी भी इनइक्वालिटीज है, जॉब क्वालिटी की दिक्कत है, ठीक है, और लेबर मार्केट में एसिमेट्री मतलब इक्वालिटी नहीं देखने को मिल रही है। तो आईएलओ ने तो साफ कहा है कि भाई लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, यानी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाओ जो ज्यादा लेबर को इन्वॉल्व कर पाए, तभी जो हमारा एक बड़ा चंक है अनस्किल्ड लेबर का, तभी वो उसमें सर यूज हो पाएगा। अदरवाइज ये जो अनस्किल्ड लेबर है इनको आप कहाँ नौकरी दोगे? तो बड़ा चंक जो अनस्किल्ड लेबर का है वो तभी यूटिलाइज हो पाएगा जब आप लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग करोगे। हालांकि इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई सेक्टर इसीलिए बनाया। तो एमएसएमई सेक्टर में क्या होता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे मान लो कोई अगरबत्ती बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, कोई प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज है, तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उसको गवर्नमेंट अलग से सपोर्ट करती है ताकि ये जितना बढ़ेंगी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज
तो जो बड़ी चंक ऑफ लेबर है उतना ही इसमें यूज हो पाएंगे, क्योंकि इनकी खास बात होती है ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। तो ये बड़ा जो अनस्किल्ड लेबर है उनको ये एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं, तो इसलिए इन पे भी गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है, बहुत इन पे काम करती है। ठीक है, एक बड़ी समस्या है कि सर विमेन को नौकरी में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो रहेंगी तो चाइल्ड केयर बेनिफिट देना पड़ेगा, मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, वो कोई कंपनी देना नहीं चाहती है। हालांकि ये एक डेटा आया है कि जो फीमेल वर्कफोर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड का 53.3%, यानी वो अपना खुद का काम कर रहा है। अब वो कितना बढ़ के हो गया, 62% हो गया 2022 में। कई ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट तो मिला है, लेकिन जो वेजेस है वो लो है या बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, और अभी जो जीडीपी का वीक कंजम्पशन डेटा है, वीक कंजम्पशन डेटा मतलब कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लो वो जितना अर्न कर रहे हैं उसमें कितने पैसा वो खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो उससे तो ये पता चलता है कि पिछले 10 सालों में अगर महंगाई से उसको जोड़ोगे तो एक्चुअल में जो अर्निंग है वो लोगों की ज्यादा नहीं बढ़ी है। ठीक है ना, इनफैक्ट इट हैज बीन डिक्लाइंड over the past decade. Inflation adjusted earnings of the regular salaried and self-employed persons decline. मतलब कहने को किसी की सैलरी 10,000 थी, वो 10,000 बढ़ के 15,000 हो गई है, लेकिन सैलरी बढ़ी है मान लो उसकी 20%। ठीक है, सैलरी मान लो इंक्रीज हुई है और 20%, बट महंगाई बढ़ गई 25%। तो महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ी तो एक्चुअल में सैलरी घटी है, ऐसा ऑथर ने कहा। शायद ये मतलब पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद हुआ, डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद ये ज्यादा चीजें इस तरह की देखने को मिली है। नेक्स्ट ऑथर कहते हैं, चलो अच्छा पहले ये स्लाइड होगी, आगे हम बात करते हैं। इससे पहले कोई डाउट हो तो सर बताइए। हाँ जी, अगले पॉइंट पे आए तो कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर। ऑलराइट, लास्ट स्लाइड है। अब ऑथर एक पॉइंट पे और नजर डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो भाई अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला खुला तो पता चला 12,000 प्लस करोड़ कंपनी ने पैसा दिया, और कहीं ना कहीं एक लिंक बैठाया जा रहा है कि जितना उन्होंने पैसा दिया बदले में उनको महंगे महंगे प्रोजेक्ट भी मिल गए। तो ये चीज तो सर गड़बड़ है। तो मतलब पैसा दे के कंपनी को काम मिल रहा है, इसका मतलब जो कंपनीज डिजर्विंग है, जो छोटी कंपनीज है जो पैसा नहीं दे पा रही उन्हें तो कभी काम नहीं मिलेगा। तो इस तरह के ऑथर्स कह रहे हैं। जैसे एक बात मेरे से भी किसी ने पूछी थी, सर आपके हिसाब से कैपिटलिज्म कैसा है? मैंने कहा कैपिटलिज्म में बुराई नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है सिलेक्टिव कैपिटलिज्म, वो गलत है। अगर ऐसा होने लगे कि सर 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट को ही सारा काम मिल जाएगा, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो छोटे ग्रो कर रहे हैं उनको काम नहीं मिल पाएगा, तो ये सर चिंता की बात है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में हुआ, पहले हमारे पास कई सारी टेलीकॉम सेक्टर्स में कंपनीज थी, लेकिन अब गिनी चुनी 2 से 3 कंपनी के आप नाम जान पाओगे जो टेलीकॉम सेक्टर में है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी बैक फंड कर रही है गवर्नमेंट को और उसके बदले में वो उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, तो दैट इज ए रॉन्ग थिंग। तो इसमें, और जो पहले लाइसेंस राज चलता था, जैसे 1990s में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या हुआ था सर, पहले कंपनी अगर आपको कोई खोलनी है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लाइसेंस लेना पड़ता था। अब लाइसेंस के लिए उसमें करप्शन होता था, ब्राइब दी जाती थी कि जब पैसा दोगे तभी लाइसेंस मिलेगा। तो उस टाइम में और जो आज के टाइम में कोई भी कंपनी को प्रोजेक्ट चाहिए तो फंड देना पड़ता है। तो उस टाइम में और आज के टाइम में क्या डिफरेंस है, ऐसा ऑथर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है ना, देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका ऑथर बोल रहे हैं। ठीक है, तो this has been pattern in the license permit raj as well and continues in era of liberalization. ठीक है, तो इससे फायदा कैसा? तो रियल प्राइवेट सेक्टर हैज नॉट येट इमर्ज इन दिस कंट्री, ऐसा ऑथर का कहना है। चलिए आगे ऑथर क्या कह रहे हैं।
देखो मेन जो पॉइंट आईएलओ या पीएलएफएस, वो पीरियोडिक लेवल 4 सर्वे है, वो ये कह रहे हैं कि देखो देश में कंजम्पशन कम हो रहा है, यानी लोग चीजें खरीद कम रहे हैं, ये चिंता का विषय है, और बिजनेस सिस्टम फेल हो रहा है। ये उनके मेन पॉइंट्स है जो उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट करे हैं। बाकी वो इस तरह की बात बोलते कि भाई पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका पॉलिसी रिव्यू करने की जरूरत है। पार्लियामेंट कानून बनाने और पुराने कानून को बदलने में बिजी है, उसकी जगह गवर्नमेंट को इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। साथ ही साथ जब इलेक्शन हो जाए तो सारी नेशनल रीजनल पार्टीज मिलें और सारी इंस्टीट्यूशन एक साथ बैठे और वो जॉब क्रिएशन से रिलेटेड अच्छी अच्छी पॉलिसीज को बनाए, पीएसयूज को रिवाइव करें ताकि प्रॉपर क्वालिटी जॉब क्रिएशन किया जा सके। इस तरह की चीजें आईएलओ सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ये पूरा आपका एडिटोरियल कवर करता था। आई होप यहाँ तक चीजें आप समझ पा रहे होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई चिंता हो, कोई डाउट हो, डू लेट मी। क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। तो ये हो गया सर एडिटोरियल। एडिटोरियल टेक लिटिल टाइम है ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला पोर्शन होता है, लेकिन हाँ आपके मतलब थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए नेक्स्ट न्यूज आई थी सर, आसाम के 19 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। आसाम के 19 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, ठीक है ना, जिसमें से 13 बोडो कम्युनिटी के हैं। तो ये आपका यहाँ पर जिनको अभी जीआई टैग मिला है, ये उन प्रोडक्ट की डिटेल है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, पीडीएफ की जो लिंक है वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, वो सॉरी आपका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का फेसबुक में, वहां से आपको लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो यूट्यूब में भी सर आप डायरेक्ट जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा, उसके साथ साथ हमारा एपीपीएससी का बैच लॉन्च हो रहा है प्रीलिम्स लेवल का, साथ ही साथ प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल का। ठीक है, तो प्रीलिम्स में हमारी जो फीस होगी 10,000 रहेगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट फीस 25,000 रहेगी। इसमें इंस्टॉलमेंट बेसिस होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 15 के, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10 के कर सकते हो, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट मस्ट बी पेड विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो ये दो कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको इसकी और फर्दर जानकारी चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, है ना। आपको डेमो क्लासेस चाहिए या साथ ही साथ आपको फ्री गाइडेंस स्ट्रेटेजी चाहिए जो एपीपीएससी में प्रोवाइड करेंगे, तो भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्यूआर कोड है, साथ ही साथ इस ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है डिस्क्रिप्शन में। फिर भी नहीं समझ में आए तो ये मेरा नंबर है 9990784642। इस नंबर पे एपीपीएससी लिख के व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, इस नंबर पे एपीपीएससी लिख के व्हाट्सएप कर देना, आई विल ऐड यू इन दिस ग्रुप। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सर। स्पोर्ट्स की न्यूज है, बोपन्ना एब्देन क्लिंच मायामी ओपन टाइटल। अब इसमें क्या बताऊं सर, डायरेक्ट नाम याद रख लेना, इवेंट याद रख लेना, आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट न्यूज आई थी अभी एशियन इकोनॉमीज में जो डेट ट्रेड बैरियर्स है, वो उसके ऊपर जो वर्ल्ड बैंक ने कुछ टिप्पणी की है। ठीक है ना, मतलब डेट बढ़ता जा रहा है, तो एशियन इकोनॉमी है, एशियन कंट्रीज है, ठीक है, आर नॉट डूइंग वेल, अच्छा नहीं कर रही है। तो उनकी जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी घट गई है। जैसे 2023 में 5.1% एक्सपेक्टेड थी, अभी वो फोरकास्ट हो गई 4.5%। ठीक है, तो अभी जो पॉलिसी पूरे एशिया में पॉलिसी अनसर्टेनिटी देखी जा रही है, तो उससे यहाँ की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। ठीक है ना, साथ ही साथ जो यूएस है, यूएस अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इन्वेस्टर्स यूएस की तरफ थोड़ा सा भाग रहे हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो वर्ल्ड बैंक कहती है, वो कहती है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ की इकोनॉमी उतना तेज नहीं दौड़ पा रही है। वर्ल्ड की इकोनॉमी दौड़ रही है, लेकिन एक्सक्लूसिवली एशिया की बात करें तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रही है। तो ये मैंने 3 यहाँ पे ब्लॉग्स आपको मार्क कर दिए पीडीएफ में, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। चलिए सर, नेक्स्ट न्यूज और लास्ट न्यूज है, बिंदिया रानी देवी ब्रैक्स ब्रोंज इन वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप। ठीक है ना, तो नाम ध्यान रखना, बिंदिया रानी देवी ब्रॉन्ज मेडल विमेन्स 55 केजी इवेंट इन आईडब्ल्यूएफ वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज थी, आप इसको एग्जामिनेशन में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है सर, बाकी यहाँ भी शेयर करना था आपको कि स्टेनोग्राफर में वी हैव गिवन 20+ सिलेक्शन
और उसके साथ साथ CSL में भी हमारे 140 प्लस सिलेक्शन थे, CHSL में भी ये हमारे सिलेक्शन थे। तो अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आप भी हमारे साथ कोर्सेज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8076535685 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वी आर कंटिन्यूसली रनिंग कोर्सेज फॉर APSSB एंड APPSC एग्जाम्स। ठीक है सर, चलिए तो आज यहीं तक रखेंगे। आज 1 से 3 अप्रैल तक का मैंने कर लिया है और ये मैं कंटिन्यू करूंगा, आप बस परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब इसके बियॉन्ड आगे मैं 4 2 5 6, ठीक है, ये भी कंटिन्यू रहेगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो, एनालिसिस में आपको कंप्लीट करूंगा। ठीक है सर, चलिए तो फिर इसके आगे मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो सर लाइक कर दीजिएगा, अपने कलीग्स के साथ उसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।